तो ज्योग्राफी की अगर बात करें एज अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? तो एज अ सब्जेक्ट ज्योग्राफी का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे से किसी भी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना, और ज्योग्राफिकल साइंस इसे कहते हैं। और जैसे ही किसी सब्जेक्ट के साथ साइंस लग जाता है, इसका मतलब सिस्टमेटिक वे में या लॉजिकल वे में हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं। तो जियो प्लस ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है अर्थ। अर्थ के बहुत सारे सरफेस होते हैं। एक आपको पता है लैंड है, दूसरा एयर है, तीसरा वाटर है। ये अलग अलग हमें पार्ट दिखाई देते हैं अर्थ के। और अगर अर्थ पे बात की जाए तो आपको ज्यादातर जो अर्थ पे चीजें दिखेंगी, सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट चीज होती है वो होता है माउंटेन। और उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लेटू, जो माउंटेन से थोड़ा नीचे होता है, जैसे तिब्बत का प्लेटू आप लोगों ने सुना होगा। माउंट एवरेस्ट, या आप लोगों ने हिमालय के बारे में सुना होगा, वो माउंटेन का एग्जाम्पल है। और उसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर आता है वो आता है प्लेन, जहाँ पर हम लोग ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो प्लेन एरिया में रहती है। उसका सबसे बड़ा रीजन, यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान होता है। और साथ में यहाँ पर जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, कपड़ा रोटी मकान, सबसे पहले फूड हमारी बेसिक नीड्स है, वो बड़ी आसानी से प्लेन में एरिया में आपको मिल जाती है। इसलिए इंडिया की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आप लोगों को किस वाले में दिखेगी? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जहां पर यूपी, बिहार, गंगा, यमुना, ये सारी जो रिवर है वो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट होती है। और फिर ये वाला जो एरिया है सबसे लास्ट वाला, ये कोस्टल एरिया होता है, और फिर उसके बाद ओशियन आ जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर में आप लोग जो अर्थ है उसका जो सरफेस है उसको हम बांट सकते हैं। माउंटेन की बात करें तो माउंटेन का जो स्लोप होता है वो थोड़ा स्टीप होता है, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा कॉन्वेक्स तरीके का आप कह सकते हो, ऊपर की तरफ होता है, और थोड़ा सा बेस थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू प्लेटू या प्लेन। ये माउंटेन की खासियत होती है। और ऐसे ही सरफेस हमें अलग अलग टाइम में दिखते हैं। और इन सब स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्योंकि अर्थ एक कंटिन्यू प्रोसेस में वर्क करती है, और हम लोगों को पता भी है पूरा यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। और हमें ये सारी चीजें कैसे पता चली? बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि यूनिवर्स एक बलून है। जैसे आप लोगों ने कभी बचपन में बलून जरूर फुलाया होगा या बाद में भी फुलाया होगा, तो ये बोलते हैं कि ये यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रही है, और उस यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं। उसमें स्टार भी है, उसमें प्लेनेट भी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो इन स्टार और इन ट्रायंगल, ये जो भी चीजें स्ट्रक्चर है उनके बीच डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और इसके थ्रू ही जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही थी तो एक चीज हुई, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी के थ्रू कहते हैं इस यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ। और जब वो बहुत बड़े लेवल पर एक तरीके से ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से गैलेक्सी का डेवलपमेंट हुआ। यूनिवर्स के में बहुत सारी गैलेक्सी होती है, और उस गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी हमारी भी है। और उसका स्ट्रक्चर देखने में ऐसा लगता है मिल्क की तरह, इसलिए उस गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सिस्टम घूम रहे हैं, सोलर सिस्टम। और उस सोलर सिस्टम में से एक हमारा भी है, जो हमें सन के चारों तरफ दिखता है। उसमें लगभग 7 प्लेनेट हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं। उन सन के रिवॉल्यूशन में अर्थ भी एक प्लेनेट है जो रिवॉल्यूशन करता है। और अर्थ का जो एरिया है वो गोल्डी लॉक जोन में है। गोल्डी लॉक जोन का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्लेनेट जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और हमें कैसे पता चलता है कि कोई गोल्डी लॉक जोन में है या नहीं?
तो हम अर्थ की पोजीशन के हिसाब से वो सारी चीजें पता कर सकते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, और टेम्परेचर ज्यादा कम हुआ तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो गोल्डी लॉक जोन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर सन के पास कोई भी प्लेनेट हुआ तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और सन से ज्यादा डिस्टेंस पे कोई प्लेनेट हुआ तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इस वजह से वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम लोग जो है सन से थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्थ प्लेनेट, जो हम सबका हाउस भी है, घर भी है रहने के लिए। तो इसलिए गोल्डी लॉक जोन में वो आता है, और हम लोग कोशिश करते रहते हैं अर्थ के अलावा भी और भी बहुत सारे प्लेनेट होंगे जो गोल्डी लॉक जोन में होंगे, क्या वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्या हम वहां से रिसोर्स यूज कर सकते हैं, और क्या हम लोगों को अगर फ्यूचर में कुछ डिजास्टर हो अर्थ के पास या इसके रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो हम लोग क्या शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को। इसके लिए हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा काम करती है, वर्क करती है, और इसका मेन पर्पज यही है गोल्डी लॉक जोन के बारे में फाउंड आउट करना। और अगर वहां पे कोई और अलग स्पीसीज रहती है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं या एलियन जिन्हें हम कहते हैं वो हो सकते हैं, जो हमसे अलग भी दिख सकते हैं या हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हो, तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा नहीं है सिर्फ हमारी अर्थ पे ही लाइफ है, और भी बहुत सारे यूनिवर्स में ऐसे प्लेस हो सकते हैं जहाँ पे लाइफ हो, बस हम लोग उनसे कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से हमें हमें पता नहीं। लेकिन जिस टाइम हम कनेक्टेड हो जाएंगे उस टाइम हमें पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम यही मानते हैं कि भाई अभी तक तो हमें नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर मानते हैं साइंटिस्ट कि हो सकता है फ्यूचर में हमें पता चले कि कुछ एलियंस लोग इस यूनिवर्स में और भी रहते हैं जो हमसे थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, लेकिन उनकी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी चीजें वो, ठीक है, ऐसे हमारा एक चल। अब हम बात करें अर्थ। अर्थ पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, और उस कॉन्टिनेंट में 7 कॉन्टिनेंट माने जाते हैं, और इन 7 कॉन्टिनेंट में सबसे पहला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जहां पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मेन डोमिनेटेड कंट्री है, कनाडा है, मैक्सिको है, ये सब पार्ट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। और फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे अगला कॉन्टिनेंट जो आता है वो आता है साउथ अमेरिका, जहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक नेशन है ब्राजील, जो कॉफी प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और फिर उससे आगे हम चलते हैं तो हमें अफ्रीका दिखता है, जो सबसे बाद में फ्रीडम मिली, एक लीस्ट डेवलप कंट्री है। और अफ्रीका के ऊपर आप लोगों को यूरोप दिखेगा, और यूरोप के बाहर एशियन कॉन्टिनेंट दिखेगा, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और एक बिल्कुल आइस से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। तो ऐसे हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं, और इन 7 कॉन्टिनेंट में से एक जिस पर हम लोगों का इंडिया भी है उसे कहते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और साथ में ही लैंड मास के हिसाब से भी, दोनों उसमें एशिया सबसे आगे है। और इस एशिया में हम लोग भी आते हैं, इंडिया। और इंडिया को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब ये बिग बैंग थ्योरी और उसके बाद सारी चीजें डेवलप हुई तो इंडिया का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। और इंडिया को डिवाइड करने के लिए हम लोग कई तरीके यूज करते हैं। एक बात चलती है भाई, इंडिया का पॉलिटिकल मैप होता है, दूसरा होता है फिजिकल मैप। यह हर कॉन्टिनेंट का, हर कंट्री का हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल मैप में हम लोग अपने स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब के बारे में जानते हैं, और फिजिकल मैप में हम लोग माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, प्लेन, कोस्टल एरिया, ये सारी चीजें जानते हैं। तो इस दो तरीके से मैप को हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे इंडिया मैप के बारे में कि भाई इंडिया का पॉलिटिकल मैप कैसा है, क्योंकि पॉलिटिकल मैप अगर हमें पता होगा तो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि अलग अलग जो एरिया है इंडिया में उनका अलग अलग कल्चर क्यों पाया जाता है। वो सारा डिपेंड है कहीं ना कहीं हमारे ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी जो होती है वो हमें डिसाइड करती है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये सारी चीजें इंडिया में आपको देखने को मिलेगी।
ये मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इंडिया का एक ऐसा इशू जिसे ज्वाइंट करने की हम बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करती है। ये वाला पार्ट अब लद्दाख का पार्ट हो गया है, और इधर वाला पार्ट जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी टेरिटरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करने की ताकत है। जैसे यूपी, यूपी एक स्टेट है, और यूपी स्टेट के पास एक असेंबली है, और उस असेंबली का एक लीडर भी है जिसे हम कहते हैं सीएम। जैसे सेंट्रल लेवल पे पीएम होता है, ऐसे सीएम होता है, और इनके पास बहुत सारे राइट हमने दिए हुए हैं। और वो कैसे चलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ लिस्ट दी हुई है। एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है, तीसरी कंकरंट लिस्ट है। तो इस स्टेट लिस्ट पर पूरा जो राइट है वो किसका है, स्टेट का है। और यूपी की असेंबली और वहां के सीएम ये सब मिलके इस स्टेट लेवल पर बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टेट के अंडर आता है, और स्टेट सारी चीजों पर जो भी डिसीजन लेना चाहे वो डिसीजन ले सकता है। ये उसको पूरी अथॉरिटी है, जैसे पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब इसके अंडर आता है। वहीं दूसरी तरफ एक और पार्ट होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी नाम से ही पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा। तो यूनियन टेरिटरी के पास इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती। कुछ यूनियन टेरिटरी के पास अपनी खुद की असेंबली है, जैसे दिल्ली। दिल्ली के पास असेंबली है और यहाँ का सीएम भी है, बट दिल्ली के पास फ्रीडम नहीं है जितनी स्टेट के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के सीएम के अंडर उसकी पुलिस नहीं आती। पुलिस जो भी काम करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको डिसीजन देती है उसके बेस पर ही वो डिसीजन लेती है। तो पुलिस कहीं ना कहीं दिल्ली की, और उसका रीजन क्या है दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाने का, पॉलिटिकल रीजन। क्योंकि दिल्ली में ही हमारी एक कैपिटल है न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली की कैपिटल में हम लोगों को सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिजास्टर आ सकते हैं या फिर कोई टेररिस्ट आदमी अटैक कर सकता है। तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी करना और सेफ्टी करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर न्यू दिल्ली में होती है तो वो नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे एक न्यूज बनती है, और हमारी इमेज काफी ज्यादा स्पॉइल हो सकती है अगर न्यू दिल्ली में सही तरीके से हम लोग सिस्टम नहीं चला पाते। तो सबसे बड़ा रीजन होता है पॉलिटिकल। और साथ में ही यहाँ पर हमारी जो कुछ फेमस पर्सनैलिटी है, प्रेसिडेंट, पीएम, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सब भी न्यू दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वो सारी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो इसलिए दिल्ली को स्टेट का जो एक तरीके से दर्जा है वो देने के लिए सरकार मना करती है। ऐसे ही और भी सारी है। जैसे अभी सरकार ने आर्टिकल 370 को कुछ साल पहले ही हटाया, तो 370 के थ्रू उन्होंने दो यूनियन टेरिटरी डेवलप कर दी, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर। इसका पर्पस क्या था, सरकार को लगा कि इतने साल से 370 हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, वहाँ के लोकल लोगों को बहुत सारे राइट दिए, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम और डेवलपमेंट का जो इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं हमारा पॉलिसी फेलियर रहा है। तो सरकार को लगा, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बिल लेके आए, और उसके बाद इस स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिए। और इस स्टेट का जो स्पेशल राइट था आर्टिकल 370 के थ्रू, पहले वो हटाया गया, और उसके बाद इसको दो यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया। यूनियन टेरिटरी मतलब अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो हमारा जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉ चलता है। लोकल लेवल पर
असेंबली बनाने की बात सरकार करती है जम्मू कश्मीर के लिए, बट अभी वो इस हिसाब से काम नहीं करती। इलेक्शन भी होना है, सीएम बनेगा, उसके बाद ये सारी चीजें हो। तो ये सारी चीजें इसमें चलती है। और लद्दाख की जो कैपिटल है लेह, और लेह फेमस है इंडिया के कोल्ड डेजर्ट के लिए। दो टाइप के डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट हो जाता है जहाँ पे बहुत सारी गर्मियां पड़ सकती हैं, और दूसरा कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख की हाइट काफी ज्यादा ऊंची है, और जब भी आप देखेंगे, जब हम किसी भी हाइट वाले एरिया में जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर लो हो जाता है। और इस वजह से ही हमें जब गर्मी लगती है या गर्मियों का जो सीजन इंडिया में आता है, तो उस टाइम जिसके पास मान लेते हैं एसी नहीं है, तो वो लोग कहाँ पे सोने की कोशिश करते हैं, अपने छत के ऊपर सोने की कोशिश करते हैं। क्यों? उधर थोड़ा सा ठंडा होता है। वहीं सर्दियों के टाइम बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, हम लोग अपने रूम के अंदर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ी सी हीट ज्यादा होती है। तो ऐसे ही लद्दाख का जो हाइट है सी लेवल से, इंडिया में सी लेवल से हाइट नापी जाती है, और सी लेवल हमने जो रखा है बॉम्बे को रखा है। बॉम्बे का जो कोस्ट है वहां से इंडिया की सी लेवल की हाइट नापी जाती है। तो उससे काफी ऊंचा है। तो एक तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, और सन की लाइट अगर आती भी है तो वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, क्योंकि कर्क रेखा जो होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो गुजरात राजस्थान इस एरिया से जाती है। देखिए लाइट या सीजन का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमारा अर्थ है, और हमारे अर्थ में इस चीज को जानने के लिए हमने कई तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। अर्थ में ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर, और हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में और 23.5 डिग्री पर साउथ में थोड़ा सा इंक्लाइन है, थोड़ी सी झुकी हुई है। उस वजह से अर्थ के झुकने की वजह से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि भाई कैसे एक जगह के यहाँ आप लोग देखते हैं कि भाई वहां पर क्लाइमेट अलग होता है और दूसरी जगह क्लाइमेट अलग होता है। उसका रीजन होता है अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो ये जो नॉर्थ वाली जो लाइन होती है, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरी तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर। और इधर वाला जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और इधर वाले को कहते हैं साउथ पोल। और इधर हमारे सन की लाइट आ रही है। जब हमारी अर्थ अपने ही चारों तरफ घूमने लग जाए तो उसे हम कहते हैं रोटेशन, या आप अपने चारों तरफ घूमने लग जाओ तो वो किसका पार्ट होगा, रोटेशन का। और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। अर्थ जो अपने एक्सिस पे एक तरीके से घूमती है उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, और जिस जगह सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है वहां पे डे होता है, जिस जगह सन की लाइट नहीं पड़ती वहां पे नाइट होती है। इसलिए टाइम में डिफरेंस देखने को मिलता है अर्थ के अलग अलग कॉन्टिनेंट और अलग अलग एरिया में। जैसे यूएसए में जब नाइट होती है तो हमारे यहाँ डे होता है, जब हमारे यहाँ नाइट होती है तो उनके वहां डे हो जाता है। ठीक है, तो ये रिवर्स होता है एक दूसरे के वहां। और आपने देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉय जो यूएसए या डेवलप कंट्रियों के लिए काम करते हैं, तो वहां के और इंडिया के टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उन लोगों को नाइट में काम करना पड़ता है। सन की जो लाइट है मैक्सिमम टाइम इक्वेटर के पास रहती है, तो इक्वेटर पर जो टेम्परेचर है वो हाई भी रहता है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की खासियत जहाँ का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 22 डिग्री से ज्यादा ऊपर हो, तो वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट डेवलप होता है। हम लोग जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ में लैंड है वो वहां से जाती है। इस वजह से नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जिस कंट्री से जाती है, और साउथ में कैप्रिकॉन जो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उससे जाती है, इन दोनों के बीच जो भी कंट्री होगी उस कंट्री को बोला जाता है ट्रॉपिकल कंट्री। क्योंकि जो अर्थ जैसे ही रिवॉल्यूशन करती है, ऐसे अर्थ की एक क्लास होती है,
अर्थ जो रिवॉल्यूशन करती है जब उसका ये वाला पार्ट, नॉर्थ पोल वाला पार्ट, कैंसर वाला जो पार्ट है ये इसके सामने होता है, तो क्या आता है, समर आता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है, विंटर सीजन आता है। वही अर्थ इधर इक्वेटर के पास होती है तो नॉर्मल कंडीशन ही होती है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर रिवॉल्यूशन की वजह से साउदर्न जो हेमिस्फीयर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और फिर उसकी वजह से नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है, इस वजह से वहां पर विंटर आते हैं। तो सीजन जो चेंज होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि रिवॉल्यूशन करती है अर्थ सन के चारों तरफ, तो रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। और अर्थ सन की जो लाइट है मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच ही सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली दिखती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कल आपने देखा होगा 21 जून, तो 21 जून को सन की जो लाइट है सबसे ज्यादा डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। इसी की वजह से मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा के लिए 21 जून को रिकमेंड किया यूनाइटेड नेशन को कि इसी दिन मनाया जाए। और फिर इधर से धीरे 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 जून के बाद सन की लाइट धीरे धीरे जाने लग जाती है और इंडिया में अक्टूबर के बाद विंटर सीजन की शुरुआत हो जाती है। अभी हमारे देश में मॉनसून आएगा, 1 जून को मॉनसून साउथ इंडिया में केरल के पास आएगा और फिर जून के एंड तक नॉर्थ इंडिया में आ जाएगा। और इस मॉनसून की वजह से रेनफॉल होगी और रेनफॉल की वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा, और टेम्परेचर कम होता जाएगा साथ में धीरे धीरे सन की लाइट भी नीचे की तरफ जाएगी, उस वजह से टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा और हमारे इंडिया में हाई प्रेशर बन जाएगा। टेम्परेचर का और प्रेशर का एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन होता है। जब टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, और जब प्रेशर हाई तो टेम्परेचर लो, ये दोनों एक दूसरे में डिफरेंस होता है। तो टेम्परेचर इधर कम इसलिए हाई प्रेशर बनेगा, और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो लो प्रेशर बनेगा। और जो विंड की डायरेक्शन होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है। मानसून के टाइम इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर बनता है वो लो बनता है। और ओशियन से, खासकर इंडियन ओशियन या मेडागास्कर से नीचे से कुछ विंड आती है, इन विंड को हम कहते हैं मॉनसून विंड। मॉनसून एक अरेबियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसी विंड जो अपने साथ वाटर लेके आए। और इसलिए इंडिया के क्लाइमेट का पूरा नाम क्या होता है, ट्रॉपिकल मानसून, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर हाई होता है मैक्सिमम टाइम लगभग 8 मंथ के आसपास, इसलिए हमारे पूरे क्लाइमेट का नाम क्या होता है, ट्रॉपिकल मानसून। ये हमारे उसमें विंड। और वो लोग वेट करते थे ट्रेड के लिए कि कब इंडिया में मानसून आए और कब हम अपना शिप लेके जाएं इंडिया में ट्रेड के लिए, क्योंकि मानसून उनको वो विंड और वो स्पीड प्रोवाइड करता था, क्योंकि पहले ना तो इंजन था ना इलेक्ट्रिक व्हीकल थे कि ऐसे शिप को लेके जाए, उनको खुद की एनर्जी लगानी होती थी। तो वो लोग वेट करते थे मानसून जब आए तो हम इंडिया के कोस्ट पे आए, और जब मानसून का वापस रिट्रीटिंग ऑफ मानसून आए तो हम लोग वापस इंडिया से निकल सके। ये सारी चीजें वो करते थे जिससे उनको भी फायदा होता था और इंडिया के साथ उनका ट्रेड भी अच्छा रहता था। लेकिन उससे बीच में कोई आने की कोशिश करता तो उसको बहुत सारी एनर्जी अपनी लगानी पड़ती थी, कई बार शिप को चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम में मॉनसून का यूज किया जाता था। और इसके बाद जो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये वाला एरिया इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में आता है, और यहाँ पर हमारे माउंटेन की आपको एक चेन दिखेगी। सबसे ऊपर जो माउंटेन है, हम पढ़ेंगे भी बाद में, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ और ऐसा बोला जाता है
जब सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उस टाइम कुछ एक्टिविटी होती है और जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है कि अर्थ पर जितनी भी प्लेटें हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है और ये प्लेटें अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक प्लेट है, दूसरी बी प्लेट है, हो सकता है ये एक दूसरे से दूर जाए और जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट। और जब ये एक दूसरे के पास आए तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट। और जब कन्वर्जेंट प्लेट होता है तब फोल्डेड माउंटेन का डेवलपमेंट होता है। और नॉर्दर्न माउंटेन जो हिमालय वाले हैं ये फोल्डेड माउंटेन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है। और तीसरा हो सकता है पैरेलल। और पैरेलल में भी दो सिचुएशन, एक तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दूसरा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ट्रेन हमारी चलती है, या तो ट्रेन अलग अलग पटरियों पर एक साथ चल सकती है एक ही डायरेक्शन में, या एक दूसरे के इनवर्स चल सकती है। और इस टाइम फ्रैक्शन लगता है और फ्रैक्शन की वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है। तो हमारी अर्थ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है और अर्थ एक अनस्टेबल प्लेनेट है जहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होने की वजह से कभी किसी चीज का डेवलपमेंट होता है तो कभी किसी चीज का एंड होना होता है। ये हमारी अर्थ पे चलता रहता है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सारी चीजें अर्थ को एक अनस्टेबल प्लेनेट के रूप में डेवलप करती है। और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारी हमें प्रॉब्लम भी होती है और कई बार फायदा भी होता है क्योंकि उससे बहुत सारे रिसोर्स हमारे पास भी आते हैं। और अर्थ में बहुत सारी लेयर भी होती है जिन्हें हम तीन पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसे जिस नाम से जाना जाता है वो होता है क्रस्ट, ये वाला पहला वाला पार्ट। और इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट उसे हम कहते हैं मेंटल, और इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट इसे हम कहते हैं कोर। ये तीन लेयर में हम अर्थ की पार्ट को डिवाइड करते हैं और हम लोग मेजरली ये चीजें देखते हैं और हमें इनडायरेक्टली इन सारी चीजों के बारे में पता चला। अदर प्लैनेट को हमने देखा, या कोई एस्ट्रॉयड या मेटेरॉयड हमारे पास गिर के आया उसको हमने देखा, या फिर अर्थ से जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई उससे जो मटेरियल आया उसकी हमने साइंटिफिक तरीके से चीजें देखी। तब हमें पता चला कि भाई ये तीन लेयर अर्थ में दिखाई देती है, जहाँ क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में, वही मेंटल का नीचे वाला पार्ट लिक्विड फॉर्म में, और कोर का भी कुछ पार्ट हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। तो ऐसे अलग अलग लेयर हैं और उन प्लेटों में से एशियन कॉन्टिनेंट ये भी एक प्लेट है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होंगी। तो नॉर्दर्न पार्ट में आपको लेह, जम्मू कश्मीर, इसके पास हिमालयन रेंज जो है उनका डेवलपमेंट दिखाई देगा। और इसी के पास आप लोगों को चाइना से एक रिवर आती है जिसका नाम है इंडस। इंडस रिवर्स इधर से निकलते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है और पाकिस्तान के बाद अरेबियन सी में गिर जाती है। और इस इंडस रिवर के आसपास ही इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी भी ज्योग्राफी के पास विलेज से सोसाइटी का सिटी की तरफ डेवलपमेंट होता है तो उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। और सिटी डेवलप तभी हो सकती है जब वहां पर कुछ ना कुछ चीजें सरप्लस में हो। फूड सरप्लस में होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ट्रेड होना चाहिए, ये सारी चीजें किसी भी सिटी के डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट पिलर है। और इंडस वैली के आसपास ये सारी चीजें हुई। और वैली या रिवर के आसपास ही डेवलपमेंट क्यों होता है ह्यूमन बीइंग का, उसका रीजन वाटर, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। और वाटर के थ्रू ही आप लोग लाइफ जो है अपनी वो बचा सकते हैं और साथ में ही इरिगेशन, फूड उगाने के लिए भी आपको वाटर चाहिए और वाटर का यूज कर सकते हो एज अ ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सारी चीजें आपको वाटर से ही अवेलेबल होती है। तो आप देखेंगे जितनी भी सिविलाइजेशन हुई मैक्सिमम रिवर के पास या वाटर का जो सोर्स है उसके पास ही डेवलप होंगी।
वाटर से दूर किसी भी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट बहुत मुश्किल होता है और रेयर होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया में दिखाई देती है। और फिर उसके बाद नीचे आपको दिखेगा, जम्मू कश्मीर से नीचे आपको पंजाब दिखता है। पंजाब जिसका नाम ही इंडस वैली, इंडस जो रिवर है उसकी जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जब एक मेन रिवर होती है और उससे बहुत सारी जो रिवर है छोटी छोटी वो ज्वाइंट करती हैं। तो ये ज्वाइंट करने वाली इन रिवरों को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे इंडस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सतलुज, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। झेलम, रावी, ब्यास, ठीक है। ये कुछ ट्रिब्यूटरी है जो फेमस है इंडस रिवर की, ठीक है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज पंजाब मतलब 5 रिवरों का जो संगम है उसने पंजाब का डेवलपमेंट किया है। आज का पंजाब जो इंडिया के पास है और पहले जो पंजाब था उसमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि पंजाब का कुछ पार्ट, खासकर वेस्टर्न पंजाब का पार्ट अब पाकिस्तान के एरिया में आता है। वो सारा भी पंजाब का पार्ट हुआ करता था। तो वो 5 रिवरों के बेल्ट से बना हुआ है और यहाँ पर काफी ज्यादा प्लेन एरिया है। इस वजह से पंजाब इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम भी इन रिवर के वाटर का और पंजाब के प्लेन एरिया का यूज किया हम लोगों ने फूड में अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं पंजाब का प्लान शुरुआत से ही, पहले से ही, जब हिस्ट्री में हम देखते हैं लैंड रिवेन्यू के लिए और आज के टाइम के हिसाब से हमें अपनी फूड की नीड को पूरा करने के लिए पंजाब का प्लान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हमने बहुत सारे कैनाल के जो प्रोजेक्ट हैं, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, जो राजस्थान में डेजर्ट वाले एरिया में हम लोगों ने वाटर की जो स्कार्सिटी थी उसको कम करने के लिए प्रोजेक्ट लगाया, या बाद में भी और सारी चीजें हुई। नागला डैम जो हमने बनाया एनर्जी के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी, वो भी कहीं ना कहीं पंजाब में देखते हैं। पंजाब जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो काफी बड़ा हुआ करता था। एक पार्ट तो पाकिस्तान के पास चला गया, दूसरा पंजाब का जो एरिया था वो हरियाणा वाला एरिया भी था। हुआ क्या, जब फ्रीडम मिली, पंजाब एक स्टेट बना, तो वहां पर एक लैंग्वेज की बात आई कि भाई हमारे स्टेट की लैंग्वेज क्या होगी। तो पंजाब वाले एरिया वालों ने बोल दिया कि भाई हमारे स्टेट की लैंग्वेज जो होगी वो पंजाबी होगी। लेकिन इस बात से हरियाणा वाले जो लोग थे वो खुश नहीं थे। वो बोले अगर पंजाब आपकी स्टेट की लैंग्वेज होगी, इसका मतलब स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वर्क होगा या जो भी एग्जाम होंगे या जो भी ऑफिसर आप लोग बनाओगे उनको पंजाबी लैंग्वेज आना जरूरी होगा। और हमारे बच्चों को हरियाणवी आती है या हिंदी आती है, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ जाएंगे। तो इन लोगों ने भी अपने अलग राज्य स्टेट की डिमांड कर दी। तो हरियाणा लैंग्वेज जो बोलते थे उनके लिए क्या बनाया, हरियाणा एक स्टेट बनाया गया। और हरियाणवी लैंग्वेज इनकी होगी जो हिंदी से ही जुड़ी हुई एक बोली है, एक डायलेक्ट है। वो सारी चीजें इसमें थी। इन दोनों के बीच डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कैपिटल को लेकर। एक तरफ पंजाब बोल रहा था कि चंडीगढ़ हमारा कैपिटल है, दूसरी तरफ हरियाणा बोला चंडीगढ़ हमारा कैपिटल है। तो इस डिस्प्यूट को बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की कि कोई एक अपना जो राइट है इसके ऊपर छोड़ दे, उसकी दूसरी कैपिटल हम लोग बनवा देंगे, लेकिन किसी ने राइट नहीं छोड़ा। फिर गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला और गवर्नमेंट ने बोला ना पंजाब का चंडीगढ़ ना हरियाणा का चंडीगढ़, चंडीगढ़ हमारा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चंडीगढ़ को इंक्लूड कर लिया गया और ये किसका पार्ट हो गया, यूनियन टेरिटरी। तो चंडीगढ़ अभी एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें कुछ प्लेस पंजाब को दिया हुआ है, कुछ प्लेस हरियाणा को दिया हुआ है उनकी कैपिटल एस्टेब्लिश करने के लिए। बट चंडीगढ़ पर ओवरऑल जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई चंडीगढ़ में क्या चीजें होंगी, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सारा राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही चंडीगढ़ का जो बजट है
वो सारी चीजें बनाती है। तो चंडीगढ़ अभी इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं है। उसके जस्ट नीचे की तरफ और आप आओगे तो आपको दिखेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं पंजाब के पार्ट में आता था, लेकिन बाद में इसको भी डिवाइड कर दिया। भाई हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है शिमला। शिमला एक हिली एरिया है जो काफी ज्यादा फेमस है टूरिस्ट प्लेस के लिए भी। और हिमाचल प्रदेश में जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई, हिमाचल प्रदेश मतलब हिमालय के पास वाला जो एरिया है उसी को बोल रहा है। हिम मतलब होता है आइस। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत सारी आइस भी दिखेगी, खासकर विंटर के सीजन में। और इसके लिए बहुत सारे लोग जाते भी है शिमला घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट। तो हिमाचल प्रदेश की जो खासियत है, इसका जो ज्यादातर एरिया है वो हिली एरिया है। और हिली एरिया की वजह से यहाँ पर हाइट भी ज्यादा हो जाती है और इस वजह से टेम्परेचर काफी कम रहता है। लेकिन नीचे वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा प्लेन एरिया भी यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पर गंगा रिवर का और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में सतलुज रिवर जो है वो भी रिवर दिखती है यहाँ पर। ये सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में हमें दिखाई देती हैं। और हिमाचल प्रदेश फेमस है अपनी ग्रीनरी के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, जो यहाँ पे प्रमोट किया गया किसके द्वारा, हॉर्टिकल्चर के लिए। यहाँ पे बहुत सारे हॉर्टिकल्चर बड़े बड़े बागान है जहाँ पे फूलों की एक जो फार्मिंग है वो भी की जाती है। बहुत सारे फ्रूट्स जैसे एप्पल, ये सारी चीजें, ऑरेंज, वो सारी चीजें भी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं। और हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी अपना कल्चर है और वो उस हिसाब से अपनी चीजें करते हैं। और हिमाचल प्रदेश से ही जुड़ा हुआ एक और लैंड जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, यूके, लेकिन ये इंडिया वाला यूके है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिसकी कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका बॉर्डर एक तरफ नेपाल से लगता है, दूसरी तरफ चाइना से लगता है। तो ये सारी चीजें यूके उत्तराखंड से रिलेटेड है। और जो हमारे देश के लिए या हिंदू कल्चर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रयागराज जो संगम है वो सारे स्टेब्लिश है, जहाँ पर हम लोग किसके लिए जाते हैं, अपनी वर्शिप के लिए जाते हैं। तो रिलीजियस सिटी के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, देहरादून, दून का भी एक मतलब होता है। दून एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कब होता है, जब कोई रिवर, मेन रिवर अपने पास से जा रही होती है। लेकिन पास से जाते टाइम कई बार रिवर की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो सकती है। और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो रिवर कई बार अपना कुछ हिस्सा अलग एक तरीके से कर देती है और उस वजह से वहां पर एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं दून। तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर में उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून वो भी स्टेब्लिश है। ये एक तरीके से ऐसे लगता है जैसे जो हमारी काव होती है उसका एक तरीके से जो पैर होता है उसके फुट की शेप में होता है और उसे हम किस नाम से जानते हैं, दून के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे दून आपको हिमालय में दिखेंगे और उसमें सबसे ज्यादा फेमस जो दून है वो है देहरादून, जो वहाँ की कैपिटल है। तो उत्तराखंड भी इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है जहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। और उत्तराखंड से बहुत सारी हमारी फेमस जो रिवर है, जैसे गंगा रिवर जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना रिवर जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी रिवर है जो उत्तराखंड से जिनका ओरिजिन होता है। तो उत्तराखंड भी काफी ज्यादा फेमस है हमारे देश के लिए और हमारे कल्चर के लिए। इससे नीचे की तरफ आप आओगे तो आपको उत्तराखंड जो पार्ट है वो पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का पहले नाम होता था यूनाइटेड प्रोविंस, अंग्रेजों के टाइम, ब्रिटिश टाइम। और डिफरेंस है थोड़ा, जो उत्तर प्रदेश का और वाला एरिया वो थोड़ा प्लेन वाला एरिया है, लेकिन उत्तराखंड वाला जो एरिया है वो थोड़ा हिली एरिया है। तो उत्तराखंड के लोगों को लगा कि भैया हमारा कल्चर और हम आपका कल्चर मैच नहीं करता। आप प्लेन एरिया में रहते हो, आपकी फूड जो हाइट है वो डिफरेंस है,
हमारी जो फूड हैबिट है वो डिफरेंस है, आपका कल्चर थोड़ा सा अलग है, हमारा कल्चर थोड़ा सा अलग है, तो हमें भी एक अलग स्टेट का स्टेटस मिल जाए तो अच्छा है। तो उत्तराखंड को ये स्टेटस दे दिया गया और उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी रिवरों का, गंगा यमुना रिवर जो है उनका जो जंक्शन है, संगम है, जो हमें प्रयागराज में दिखाई देता है, उस प्लेन वाले एरिया में पूरा उत्तर प्रदेश डेवलप हुआ पड़ा है। और उत्तर प्रदेश पहले जाना जाता था अवध के नाम से। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद बहुत सारी छोटी मोटी किंगडम बनी और उन किंगडम में से एक किंगडम का नाम था अवध। तो इस अवध को डेवलप किसने किया? सादत खान ने। सादत खान ने डेवलप किया और फिर बाद में इस अवध के जो कैपिटल है वो क्या होगी? लखनऊ। और इस लखनऊ में कैपिटल डेवलप करवाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर भी डेवलप करवाए, जैसे इमामबाड़ा। इमामबाड़ा एक स्ट्रक्चर था जो लखनऊ में वहाँ के नवाबों ने डेवलप करवाया और इसीलिए लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर, सिटी ऑफ नवाब। यहाँ पे थोड़ी सी एक तरीके से स्ट्रक्चर को ब्यूटिफिकेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, वो सारी चीजें इसमें है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ का कुछ यूनिक कल्चर है। दो पार्ट्स में उत्तर प्रदेश को आप डिवाइड कर सकते हो, एक ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और दूसरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश थोड़ा सा कम डेवलप है, लीस्ट डेवलप है, अभी भी वहां पे पॉवर्टी है, फूड की प्रॉब्लम होती है, फ्लड आने की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, ज्यादातर जो लोग हैं भोजपुरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये सारी चीजें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के पार्ट में आते हैं। वहीं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो दिल्ली एनसीआर के आसपास पड़ता है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, मथुरा एक फेमस रिलीजियस प्लेस है, ये सारी चीजें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आती है। नोएडा है, ये सारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है काफी ज्यादा डेवलप है। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश को भी कहीं ना कहीं हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और उसका रीजन है अलग अलग लेवल पर अलग अलग एरिया है। ईस्टर्न जो यूपी है उसकी अलग डिमांड है, वेस्टर्न यूपी की अलग डिमांड है। ईस्टर्न यूपी अभी भी जो बेसिक चीजें हैं उनकी डिमांड कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न यूपी बेसिक चीजों से थोड़ा सा आगे निकल गया। और वेस्टर्न यूपी वालों का कई बार जो यूपी गवर्नमेंट है उस पर कुछ एलिगेशन भी होती है कि भाई हमारे यहाँ से आप लोग रेवेन्यू लेते हो लेकिन हमारे एरिया का डेवलपमेंट ना करके ईस्टर्न यूपी में डेवलपमेंट करते हो, आप लोग हमारे कल्चर को थोड़ा कम ध्यान देते हो, हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, हम लोग जो कपड़े या क्लॉथिंग स्टाइल है उसको कहीं ना कहीं वो करते हो, तो मतलब कल्चरली हमें काफी ज्यादा होता है। और एक बार जो हमारी सीएम रह चुकी थी उत्तर प्रदेश की, मायावती जी, उन्होंने यूपी को डिवाइड करने की भी कोशिश, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक सीएम के बस की नहीं है, उसको अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू एक ही सीएम के अंडर रखें। तो छोटा सा होगा तो कहीं ना कहीं इस फैमिली को और अच्छे से हम लोग डेवलप कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो उत्तर प्रदेश के बाद आपको दिखेगा बिहार। बिहार जहाँ की कैपिटल क्या है? पटना। और पटना जिसे हम पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि मौर्य एम्पायर की जो कैपिटल थी वो यहीं पे एस्टेब्लिश थी। और पटना और इसके आसपास का एरिया एंशियंट टाइम से ही, और पटना की और बिहार की एक खास बात, यहाँ पर भी प्लेन एरिया है और इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके द्वारा एक फर्टाइल लैंड का डेवलपमेंट किया जाता है जिसे हम कहते हैं खादर। बाद में भी हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ये लैंड क्या होती है। खादर एक न्यू एलुवियल सॉइल है, और इस एलुवियल सॉइल का जो डेवलपमेंट है, आपने सुना होगा कि बिहार में बहुत सारा फ्लड आता है, तो फ्लड के साथ साथ वहां पर ये सॉइल भी आता है जिसे हम कहते हैं खादर। और ये इतना फर्टाइल होता है कि इसमें कुछ भी डाल दो वो सारी चीजें बड़ी आसानी से उग जाती हैं। तो बिहार वाला ये खादर वाला जोन है वो कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिस पे ही कहीं ना कहीं बिहार की इकोनॉमी भी डिपेंड है। वहीं दूसरी तरफ यूपी, राजस्थान, हरियाणा,
यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल मिलती है, लेकिन वो न्यू एलुवियल सॉइल नहीं है, थोड़ा सा ओल्ड है, जिसे हम कहते हैं बांगर। और उस बांगर सॉइल में अगर इरिगेशन फैसिलिटी आप लोग दे दें तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एग्रीकल्चर डेवलप हो जाएगा। और ऐसा ही हम लोगों ने किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम हम लोगों ने जो बांगर वाला जोन था वहां पर बस इरिगेशन फैसिलिटी बनवा दी, कैनाल डेवलप करवा दिए। वैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन होना चाहिए था ईस्टर्न वाले पार्ट में, जहाँ पे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे काफी ज्यादा पानी है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है और इस वजह से वहां पे फ्लड भी आती है और ज्यादा पानी होने की वजह से क्रॉप के डिजास्टर का भी थोड़ा सा खतरा रहता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया और एम एस स्वामीनाथन ने रिकमेंड किया कि इससे अच्छा है कि हम लोग बांगर वाला जो प्लान है वहीं पर इरिगेशन फैसिलिटी और कुछ फर्टिलाइजर और कुछ हाई यील्ड वाले जो सीड्स हैं उनको अगर प्रोवाइड कर दें तो कहीं ना कहीं वहीं पे हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल चला सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही, ग्रीन रिवॉल्यूशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। पंजाब, यूपी के आसपास, राजस्थान का भी कुछ थोड़ा सा पार्ट था, गंगानगर वाला, इस वाले हरियाणा का पूरा पार्ट था वो भी इन्वॉल्व था। तो इन लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन काफी ज्यादा फेमस किया और इसकी वजह से हम लोग फूड में काफी ज्यादा सफिशिएंट हो पाए। तो ये सारी चीजें ग्रीन, लेकिन उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि इन लोगों का जो फूड का जो कल्चर था, क्रॉप जो पैटर्न था, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। राइस नॉर्थ वाले जो एरिया के लोग हैं, खासकर हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ के लोग काफी कम खाते, लेकिन फिर उसके बावजूद भी इस लैंड पर राइस उगाया गया जो यहाँ की नेचुरल क्रॉप नहीं है। और राइस को उगाने के लिए काफी ज्यादा इन लोगों को वाटर की जरूरत पड़ती है, वाटर के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, इरिगेशन के लिए इन्हें बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप करने पड़ते हैं। तो कई बार उसके लिए फर्टिलाइजर भी बहुत ज्यादा उसके, तो इस वजह से कॉस्ट काफी इंक्रीज हो जाती है। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि यहाँ की जो सॉइल है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई, यहाँ का वाटर भी पॉल्यूटेड हो गया। और उस वजह से यूरिया, डीएपी, जो भी फर्टिलाइजर यूज करते थे, उसने यहाँ के लोगों की जो फूड चेन है उसको भी काफी ज्यादा हार्म पहुंचाया। और इस वजह से आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा उस वाले जोन में स्टोन बहुत सबकी बॉडी में आजकल मिल जाता है, किडनी का ऑपरेशन की प्रॉब्लम होती है, और साथ में कैंसर भी एक बड़ी प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है किसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि उस चीज को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उससे यहाँ के लोगों पर और यहाँ की फूड चेन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो इसका फायदा भी होता है इस चीज का, लेकिन कुछ नुकसान भी झेलने को मिलता है। तो वो सारी चीजें इसमें होती है। हरियाणा से नीचे की तरफ हमारा जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, वो आता है जो हमारे देश की कैपिटल भी है। और दिल्ली से होते हुए यमुना रिवर जाती है और यमुना रिवर के वाटर पे ही दिल्ली और न्यू दिल्ली ये सब डिपेंड है। और साथ में यहाँ पे जो फिजिकल मैप देखेंगे तो वो भी दिखेगा अरावली हिल। अरावली हिल जिसका ओरिजिन होता है गुजरात से, गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक हो जाती है। अरावली हिल की एक हिल है जिसका नाम है रायसीना हिल। और इस रायसीना हिल पर ही 1911 में जब हमारी कैपिटल कोलकाता से न्यू दिल्ली शिफ्ट हुई तो ब्रिटिश लोगों ने रायसीना हिल पर ही हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है उसे डेवलप करवाया। तो आप देखेंगे राजीव चौक वाला जो एरिया है जहाँ पे हमारी रिपब्लिक डे होती है वो थोड़ा सा ज्यादा हाइट पे है, और उसके आगे इंडिया गेट वाला जो एरिया दिखेगा वो थोड़ा सा लो वाले एज पे। और इसका मेन पर्पस था कि ब्रिटिश लोगों ने हिल के ऊपर ही कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट हाउस और हमारे पार्लियामेंट की बहुत सारी बिल्डिंग, वो सारी चीजें डेवलप की। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग नई बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसे मोदी गवर्नमेंट ने डेवलप करवाया। वो थोड़े नीचे वाले एरिया में, लेकिन पहले वाला जो जोन था प्रेसिडेंट हाउस आप देखेंगे तो देखेंगे एक थोड़ी सी हाइट पे है। तो वो अरावली पर्वत जो माउंटेन है उसी के पार्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें न्यू दिल्ली के आसपास है। और फिर उसके बाद बिहार और राजस्थान आता है जिसका कल्चर एक यूनिक स्ट्रक्चर के साथ है। और राजस्थान में बहुत सारे आपको एरिया भी दिखेंगे, जैसे सबसे वेस्ट में थार डेजर्ट दिखेगा या ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिखेगा।
इसके डेवलपमेंट के रीजन को भी हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में क्यों वेस्टर्न जो पार्ट है उसके पास ही ज्यादातर जो डेजर्ट है वो देखे जाते हैं, और यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा है, प्री और मेंस दोनों के ऊपर क्वेश्चन बनता है। उसका रीजन होता है कि जो इस वाले एरिया में, ट्रॉपिकल वाले एरिया में या इक्वेटर के पास या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो विंड चलती है उस विंड का नाम है ट्रेड विंड, और ट्रेड विंड की जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है। इस वजह से वो ट्रेड विंड जो भी अपने साथ वाटर लेके आती है तो ईस्ट से शुरू होता है, जब तक वेस्ट की तरफ पहुंचती है तब तक उसके वाटर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल कम होता है, और डेजर्ट वहां पे बनता है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हो। तो एक रीजन ये होता है कि ट्रेड विंड का होना, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। और राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, इस सिटी को डेवलप करवाया राजपूत जो किंग है उन्होंने, और उन्होंने इस कैपिटल को एक नए स्ट्रक्चर में नए तरीके से डेवलप करवाया। और प्रेसिडेंट हाउस में भी कुछ स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं राजस्थान से लाए गए जो रेड स्टोन है उससे बना हुआ है। इवन हम हमारा जो रेड फोर्ट है, लाल किला है दिल्ली का, वो भी कहीं ना कहीं रेड स्टोन से बना हुआ है, जो हम लोग राजस्थान से लेके आए। और राजस्थान में बहुत सारे घर दिखेंगे जहाँ पे अभी भी इस रेड स्टोन का यूज होता है। तो ये रेड स्टोन सारा कहाँ से आता है? अरावली हिल्स और इसके आसपास के एरिया से ये सारी चीजें ये लोग इकट्ठा करते हैं। और फिर उसके बाद राजस्थान के साइड में ही गुजरात, थारो गुजरात, ये हमें दिखता है। और गुजरात जो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगाता है, और इसमें एक जोन भी पड़ता है रन ऑफ कच्छ, जिसको लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहा था। और इस डिस्प्यूट की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वॉर भी हुआ, और उस वॉर का नाम 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। वो रन ऑफ कच्छ के एरिया को पाकिस्तान ने अपने थोड़ा सा बोला कि ये है, उसको लेकर ही कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हुआ, लेकिन उसके बाद हम लोग जीते 1965 का वार। और उसके बाद तब से रन ऑफ कच्छ इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। और गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है? गांधीनगर। गांधी जी का यहाँ पे ओरिजिन हुआ, और गांधी जी इनसे बिलोंग करते थे, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ की जो कैपिटल है गांधीनगर, उसका डेवलपमेंट कर दिया। गुजरात का भी अपना एक कल्चर है, गुजराती लैंग्वेज है, उनके बहुत सारे डांस हैं, उनका फूड है, ढोकला, ये सारी चीजें जो है, फाफड़ा, तो इनका भी एक कल्चर है। और पहले गुजरात बॉम्बे प्रोविंस जो है, जो महाराष्ट्र आता है, उसका एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन डिफरेंस थोड़े से क्रिएट हुआ, गुजरात ने डिमांड की भाई हमारा भी कल्चर है, हमारी भी लैंग्वेज है, हम भी अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उसके बाद बॉम्बे वाले पार्ट से डिवाइड करके दो स्टेट बनाए गए। एक स्टेट बना गया महाराष्ट्र, जो लोग मराठी लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए महाराष्ट्र, और जो लोग गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए गुजरात का डेवलपमेंट हुआ। और फिर उसके बाद इंडिया का हार्ट एमपी, मध्य प्रदेश, इंडिया का बिल्कुल सेंटर में जो स्टेट पड़ता है उसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? इंदौर। और इंदौर काफी ज्यादा फेमस है, और इंडिया के क्लीन इंडिया मिशन के थ्रू बहुत सारी इंदौर इंदौर जो सिटी है एंशियंट टाइम से ही काफी ज्यादा फेमस है। और कैपिटल जो है वो क्या है? भोपाल। इंदौर की कैपिटल क्या होती है कि भोपाल जो है वो कैपिटल है। भोपाल के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक इंसिडेंट भी हुआ था 1985 के बाद, जहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, क्योंकि वहां पर एक केमिकल जो था वो लीक हो गया, जहाँ पे फर्टिलाइज फैक्ट्री थी। उस केमिकल लीक होने की वजह से जो हार्मफुल गैस थी वो बाहर निकली, वो बॉडी के अंदर लोगों ने इनहेल की, और उसकी वजह से सडनली उनकी डेथ हो गई। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी इसी से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश से ही, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है, और कई बार उस पर क्वेश्चन भी उठता है भाई उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, कौन इतने सारे लोगों की जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस करके गया। तो ये सारी चीजें मध्य प्रदेश के बारे में। और मध्य प्रदेश से गुजरात से होते हुए राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो जाती है।
इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री वाला है, वो इंडिया के सेंट्रल पार्ट से होके जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सन की लाइट काफी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी काफी हाई होगा। तो ये सारी चीजें उसमें। और जो हमारे जो स्टेट बचे हैं वो हम कल देखेंगे। आप भी कोशिश करना, एक मैप की बुक खरीद लो, मैं फोटो भेज दूंगा, और वो मैप बुक की बुक खरीदने की कोशिश करना। ठीक है सृष्टि जी, समझ आया आज का ज्योग्राफी वाला बेसिक? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक बार फिर से समझा दो। कौन सा वाला? बिग बैंग प्लेट थ्योरी? प्लेट अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक। टेक्ट, हाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लो एक बार सुबह समझ। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बहुत सारे साइंटिस्टों ने दी। ये हम लोग डीप में भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए जरूरी होता है जब हम प्लेटों के बारे में पढ़ते हैं या दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, तो उस टाइम ये चीजें ने। वैगनर एक साइंटिस्ट थे जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी को स्टडी करना चाहते थे। तो उन्होंने एक बात देखी, सब जगह एक चीज कॉमन है कि अर्थ पर बहुत सारी जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट एक प्लेट के रूप में है, और वो प्लेट या तो लैंड के रूप में हो सकती है या सी के रूप में हो सकती है। और इन्होंने एक चीज बोला कि जो दो प्लेटें हैं उनका मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होता है, और जिस तरीके से उनका मूवमेंट होता है उसी के बेस पे हम लोग कहीं ना कहीं तीन टाइप में इनके बीच जो भी चीजें क्रिएट होती है उसको डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट, जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो इसे क्या करते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट। मतलब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और इसकी वजह से कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल हमें दिखाई भी देता है।